बल्कि लिंग भेद से तात्पर्य इस बात से है कि महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले भेदभाव से है। शताब्दियों से युवतियां, स्त्रियां, महिलाएं, प्रौढ़ाएं, वृद्धाएं केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार हो रही हैं क्योंकि वे स्त्री हैं। प्रत्येक काल, गांव, समाज, घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद में ऐसा होता है और हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी अंतर विरोध की छवियां साफ साफ परिलक्षित होती हैं। जहां कहीं तो हम यत्र नारस्तु पूजते रमनते तत्र देवता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ढोल, गमार, सूत्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस प्रकार की बातें होती हैं। भारतीय समाज में लैंगिक विषमताओं के बहुत सारे कारण हैं। पितृतंत्रात्मक संस्थाओं ने अपना प्रभाव जमा लिया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार केवल पुरुष जाति के लिए हैं, उत्तराधिकार के नियम पुरुष जाति के लिए हैं। महिलाएं असमान वेतन और भरपूर बेरोजगारी के कारण अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग नहीं बन पाई हैं। धार्मिक ग्रंथ, वेद सभी मनुष्यों द्वारा अर्थात पुरुषों द्वारा निर्मित हैं। इसमें महिलाओं का हिस्सा ही नहीं है, महिलाओं की बात ही नहीं की गई है। वहीं महिलाओं की चेतना का बड़ा भाग कर्तव्य पर बल देता है, इसमें अधिकारों की बात ही नहीं होती है। अगर आपको उदाहरण बताऊं तो पतिव्रता जैसा शब्द तो है, लेकिन पत्नीव्रता जैसे शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो महिलाएं संस्कृति के फेर में फंसती हुई नजर आ रही हैं। जैसे संविधान उन्हें संपत्ति का अधिकार तो देता है, परंतु वो ले नहीं रही क्योंकि वह सामाजिक संस्थाएं जैसे भात और छोचक जैसी रूढ़ियों से खुश हैं या अपने आप को संतुष्ट पाती हैं। मित्रों, राजनीतिक रूप से बात करें तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगण्य है। भक्ति आंदोलन काल से ही लेकर ब्रिटिश काल तक अनेक पहले हुई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए। वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बातें उठाई, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, समान पारिश्रमिक कानून 1976, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यानी कि ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण की व्यवस्था, पीएम जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिलाओं का वित्तीय समावेशन करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। किसी ने क्या खूबी लिखा है, किसी ने क्या खूब ही लिखा होगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, और जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। मित्रों, अगर हम आगे देखें तो आर्थिक समानता हेतु आज संविधान हमें सकारात्मक भेदभाव करने की आजादी देता है। महिला कार्यबल के रूप में जो 40% कार्यबल जीडीपी से बाहर है उसे अंदर लाया जा सकता है। नवीन शिक्षा के प्रसार से महिलाओं में नवीन चेतना जागृत करने की आवश्यकता है, जिससे वो रूढ़ियों पर प्रहार कर सकें। वहीं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विधानसभा और संसद में 50% तक आरक्षित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे महिलाएं अपने हितों के अनुरूप स्वयं कानून बना पाए। महिला मूल्यों को समाज में वैधता प्रदान करनी होगी। मातृत्व, देखभाल, स्नेह ये सब गुण महिलाओं में हैं, इन सबको वैधता देनी होगी। वहीं कार्य क्षेत्र में हिंसा ना हो, ऐसी प्रणाली आज हमको विकसित करने की आवश्यकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ने की आवश्यकता है, या मैं यूं कहूं रसोई से बाहर निकालने की आवश्यकता है। इन सब के बावजूद ये रेखांकित होना चाहिए कि ये पहले योजनाएं, कार्यक्रम केवल तभी अपना रंग दिखा पाएंगे जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक होंगी और वह अपने आप को सशक्त बनाएंगी। तभी यह देवभूमि भारत, जिसे भारत माता की संज्ञा दी गई है, अपने वास्तविक रूप को अंगीकार करेगी। कि अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की कोख में पलता है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।